जय गुरु जी। ये बढ़ती हुई महंगाई, ये बढ़ती हुई बेरोजगारी, ये बढ़ती हुई मुफलिसी और ये गिरती हुई प्रति व्यक्ति आय, ये हमें विरासत में मिली है। किससे? हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी से, जिन्होंने लगातार 3 टर्म, जिसका रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं, 3 टर्म राज किया। 47 से लेके 64 तक 17 साल लगातार। और उसके बाद कांग्रेस, जिसने राज किया टोटल फॉर 67 ईयर्स, ये उन्हीं की देन है, उन्हीं की देन है। कैसे? जब आप आबादी बढ़ाते जाओगे, साधन घटाते जाओगे, डिमांड और सप्लाई का खेल है सारा ये, महंगाई का, प्रति व्यक्ति आय का गिरने का, ये सारा खेल जो है डिमांड और सप्लाई का है। जमीन आपकी जा रही है, आबादी आप बढ़ाते जा रहे हो, तो क्या होगा? पहले ही देश गरीब था, पहले तो देश के पास था ही नहीं कुछ। अब नेहरू जी की देन देखिए, क्या नेहरू जी ने क्या क्या कारनामे किए। नेहरू जी ने सबसे पहले अच्छा भला जिना साहब मान गए थे कि चल भाई, मैं भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता हिंदुस्तान का, तो भी प्राइम मिनिस्टर ना बन, हिंदुस्तान को किसी तीसरे को बना देते। नेहरू जी राजी नहीं हुए, कि मर गए कि मुझे तो प्राइम मिनिस्टर बनना ही है, बनना। उसने कहा कि अगर तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनना है तो मुझे भी प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इनके अखंड भारत के 2 टुकड़े होंगे। और हुआ, हिंदुस्तान अलग बन गया, पाकिस्तान अलग बन गया। अब आगे देखिए क्या होता है तमाशा। क्या तमाशा होता है देखिए। तमाशा ये हुआ कि उसने तो, जिन्हों ने तो हिंदू जो है सारे वहां से भगाने शुरू कर दिए, उनका कत्लेआम शुरू हो गया एकदम से। पंजाबी हिंदू मरने शुरू हो गए। इधर बंगाल बॉर्डर में बंगाली हिंदू मरने शुरू हो गए। गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर से मारवाड़ी, सिंधी, जितने भी जो भी हिंदू थे उस वक्त, गुजराती, सबका कत्लेआम शुरू हो गया। हलाल शुरू कर दिया उन्होंने, कोई बख्शा नहीं। और माँ, बहनें, बहू, बेटियां, उस वक्त कुएं हुआ करते थे, अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने उन कुओं में कूद के अपनी जान दे दी। और अनगिनत हिंदू मारे गए, कोई गिनती नहीं साहब, कोई रिकॉर्ड नहीं। कितनी माँ, बहनें, बहू, बेटियों का कत्लेआम हो गया और कितनियों ने कूद के अपनी जान दे दी, कोई हिसाब किताब नहीं। लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान में नेहरू जी ने क्या किया? उल्टा, बिल्कुल उल्टा कर दिया। किसी भी मुसलमान को कि वहाँ आप यहाँ पे बिल्कुल हिफाजत से रहेंगे, सेना को ऑर्डर दे दिया कि इनकी हिफाजत कीजिए, पुलिस लगा दी इनकी हिफाजत में, इनकी सुरक्षा के लिए, बिल्कुल कि कोई इनको कुछ नहीं कहेगा, ये हमारे मेहमान हैं, जो सिर्फ जाना चाहें वही जा सकते हैं, और वह भी अपनी मर्जी से, और उनको हिफाजत से वहाँ छोड़ा जाए। और लेकिन जो बाकियों को यहीं रहना दिया जाए और इनको पूरी हिफाजत मिलेगी। अब रिजल्ट क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? अब जमीन तो चली गई आपकी, ये एक टुकड़ा पश्चिम पाकिस्तान और इधर पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, दोनों तरफ जमीन गई। हिंदू वहाँ से आबादी आ गई, सारे हिंदू जो बच्चे खुचे थे बेचारे, जो किसी तरीके से अपनी जान बचा कर आए, वो आ गए और ज़मीन आपकी चली गई। और यहाँ से आपने मुस्लिम को जाने नहीं दिया, उनको हिफाजत से यहाँ रखा। ये मेवात का जो झगड़ा अभी चल रहा है, तो ये क्या है? यही मेवाती बिल्कुल जाने को तैयार थे, इनके हाथ जोड़ जोड़ के नेहरू जी ने, हैं जी, कांग्रेसियों ने, आप हमारे मेहमान हैं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो रिजल्ट क्या हुआ? इनको रखा यहाँ पे। अब आप देख लीजिए, आप हिंदू जो है अपनी वो यात्रा तक नहीं निकाल सकता।
अपनी एक धार्मिक यात्रा जो है हिंदू के बस का नहीं है, वो निकाले। अब जब इतना कत्लेआम हुआ, अभी गांधी जी जो है, राष्ट्रपिता गांधी का अगर देखा जाए सही मायने में तो कत्ल करवाने वाला कौन था? ये नेहरू था। कैसे? जब इतना तुम कत्लेआम करोगे, इतने हिंदुओं को मरवाओगे तो हिंदुओं में कुछ तो रोष होगा। वैसे तो हिंदू एक सुई भी नहीं चुभो सकता किसी को, लेकिन जब इतना रोष हुआ तो गोडसे ने कत्ल किया। नाम गोडसे का बदनाम कर दिया उसने। अब पूछो, तुम प्राइम मिनिस्टर थे, तो तुमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया प्रॉपर? उनका तो ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि उनके पास एक परिंदा भी नहीं जाना चाहिए। तो गोडसे पहुंच कैसे गया? तो बीइंग एज ए प्राइम मिनिस्टर, वर यू नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ द नेशनल फादर? राष्ट्रपिता का कत्ल करवाने का अगर देखा जाए, लेकिन विरोध में कोई था ही नहीं। इस बात को कौन उठाता? आज तक नहीं उठाया किसी ने। सब गोडसे को बोलते हैं, गोडसे ने मारा, गोडसे ने मारा, गोडसे ने मारा। नेहरू का कोई नाम ही नहीं लेता, जो जो असलियत में जिम्मेवार था गांधी जी को मरवाने का, क्योंकि दोषी था वो। इसकी ड्यूटी बनती थी एज ए प्राइम मिनिस्टर, प्रॉपर सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? खैर चलिए, ये पॉइंट आज तक ना विरोधी पक्ष उठाता है, ना कोई, या सिर्फ गोडसे ही गोडसे को बदनाम किया जाता है। अब दूसरा काम क्या करते हैं नेहरू जी? नेहरू जी दूसरा काम ये करते हैं, वो क्या करते हैं, लेडी माउंटबेटन को ऑब्लाइज करने के लिए, ऑब्लाइज करने के लिए और जिन्ना साहब को खुश करने के लिए गिफ्ट में पीओके सरेंडर, पूरा पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर गॉन टू मिस्टर जिन्ना, टू पाकिस्तान, ऑन दी रिक्वेस्ट कह लीजिए, या ऑन दी एडवाइस ऑफ लेडी माउंटबेटन। अब क्या ज़मीन पहुंच चली गई? बाकी रहा कश्मीर। जबकि राजा हरि सिंह ने बोल दिया था कि कश्मीर जो है हिंदुस्तान के साथ रहेगा, तो बात खत्म थी। पीओके शीओ को देने की जरूरत क्या थी? लेकिन नहीं, क्योंकि लेडी माउंटबेटन को ऑब्लाइज करना था। ठीक है, तुमने किया। अब आगे देखो, शेख अब्दुल्ला को अपनी दोस्ती के साथ, दोस्ती के लिए, मित्रता के लिए या गुडविल के लिए, जैसे भी हो, उसकी गुडविल लेने के लिए बाकी का जो कश्मीर था, कश्मीर घाटी थी, सारी पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर शेख अब्दुल्ला के हवाले। ये ले 370, ये ले 35A, झंडा भी तेरा, देश भी तेरा, और हिंदुस्तान से कोई वहाँ जा नहीं सकता, कोई ज़मीन ले नहीं सकता। और तुम कश्मीरी जो हैं उनको पूरा अलाउड है कि तुम आओ। अब उस वक़्त डेमोग्राफी देखिए, उस वक़्त की डेमोग्राफी, हिंदू भी थे, कश्मीरी हिंदू पंडित भी थे, हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। अब हिंदुओं के लिए तो दुनिया भर के एक्ट लिया है, हिंदू बिल एक्ट, ये वाला एक्ट, वो वाला एक्ट, वो वाला एक्ट। अब हिंदू के लिए क्या है, एक शादी करेगा, और मुस्लिम के लिए 4 शादियाँ अलाउड हैं। अब वहाँ घाटी में क्या हुआ, एक मुसलमान 4 शादी, 4 बीवी, एक बीवी के 5 बच्चे। अब जो 90 में कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ, उसका जिम्मेवार कौन? नेहरू, कांग्रेस, इन्हीं की बदौलत हुआ। क्यों? डेमोग्राफी सारी चेंज हो गई, सारी डेमोग्राफी चेंज हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई। मुसलमानी आबादी बहुत बढ़ गई, हिंदुस्तानी आबादी एक बीवी और 1-2 बच्चों के लिए वहीं पे वहीं रह गई। जब उन्होंने देखा हमारी आबादी बढ़ गई, और उधर ISI, अपने टेररिस्ट ग्रुप बड़ा स्ट्रांग, आपको पता ही ISI कितना टेररिस्ट, और हुर्रियत, अलगाववादी, और ये भी अंदर से उनको सुरक्षा मिल रही, तो टेररिस्ट भी आने शुरू कर दिए। रिजल्ट क्या हुआ, 90 में सारे कश्मीरी पंडित हिंदुओं का कत्लेआम भी हुआ। देखा हमने, कश्मीर फाइल्स जो पिक्चर, उसमें तो सरेआम दिखा दिया गया भाई साहब, तो वो देखा हमने। अब आगे देखिए, सारे कश्मीरी पंडित बाहर, या मार दिया गया उनको, या कहा कि छोड़ के आप भाग जाओ, और औरतों को छोड़ जाओ, लेडीज को यहाँ छोड़ जाओ और खुद चले जाओ। देखो है जी, ये हाल था। अब देखिए अब हुआ क्या,
कि ज़मीन तो सारी वहीं रह गई और वो आबादी जो हिंदू जो वहाँ पे रह रहे थे वो भी इधर आ गए। अब महंगाई बढ़ती कि नहीं बढ़ती, प्रति व्यक्ति आय गिरती कि नहीं गिरती, बेरोजगारी बढ़ती कि नहीं बढ़ती। अब नेहरू जी ने आगे क्या किया, ये तो हो गया। अब 1950 में अमेरिका ने कहा कि तुम, भारत बड़ी भारी डेमोक्रेसी है, यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट ले लो। नेहरू जी, नहीं नहीं, हमारा बड़ा भाई चाइना लेगा, है जी, चाइना की सिफारिश कर दी। फिर दूसरी बार 1955 में फिर मौका मिला, रशिया ने सिफारिश की कि इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट सीट दे दी जाए, रिकमेंडेशन। तो भी नहीं नहीं, बड़ा भाई चाइना लेगा। चाइना को बड़ा भाई मानते थे, वो कहते थे जो कुछ दर्शन, जो कुछ था मतलब मार्गदर्शन चाइना से मिलता था इनको, है जो, उसको दे दिया। और उसका रिजल्ट हम और आप अब भुगत रहे हैं। अब जो भी हमारा भारत का, हिंदुस्तान का, इंडिया का, अब तो इंडिया भी बन गया, अब इंडिया का जो भी जो होता है प्रस्ताव, जो भी होता है यूएन में जाता है, उसको चाइना वीटो मार देता है, उसको ठैक कर देता है। ये नेहरू की देन थी। अब नेहरू ने और क्या किया, कुछ था तो था ही नहीं। हिंदुस्तान में क्या थी, गरीबी थी। आपने मुसलमानों को यहाँ रोक दिया, हिंदुओं को मंगवा लिया, पीओके वहाँ दे दिया, कश्मीर शेख अब्दुल्ला के हवाले कर दिया। अब रहा क्या, यूएनओ ने चाइना के हवाले कर दिया सीट जो थी। अब रहा क्या, वन संपदा जितनी थी, पहाड़ों की हमारी खूबसूरती, वाइल्ड लाइफ जितनी थी, हैं जी, कुछ था तो नहीं। ऑर्डर दे दिया, सारे वन काटो काटो, वन काटने शुरू हो गए, इंडस्ट्रियाँ लग गई, टिम्बर पटरियाँ बिछनी शुरू हो गई लकड़ियों की, वनों से। जितनी रेलवे लाइन थी उस वक्त जो भी थी बनानी थी, वो सारे वन काट के लकड़ियों की ट्रैक्स जो जितने थे लकड़ियों के बनने शुरू हो गए। मकानों पे ये जो कड़ियाँ आप देख रहे हैं ना, ऊपर जो बल्लियाँ लगती हैं जिस पे छत पड़ती है, उस वक्त सीमेंट भी नहीं था। उस वक्त नेहरू के पास सीमेंट भी नहीं हुआ करता था, लंटर कहाँ से पड़ता है जी। लोहा शुआ भी था तो सही, खरीद बहुत सारा था। वो उस वक्त हम बोलते थे इंडिया इज़ ए रिच कंट्री बट इनहेबिटेड बाय द पुअर पीपल, क्योंकि था तो खनिज पदार्थ तो बहुत था, लेकिन उसको निकालने के लिए कोई टेक्निक नहीं थी, कोई मैन पावर नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो वो इंडिया रिच को क्या करें हम, आदमी तो सारे वो गरीब किसान था। किसान उस वक्त ढेकली से वो पानी करता था, तो अन्न भी क्या पैदा होना था। उस वक्त किसान की हालत ये थी कि वो मोटा अनाज कहते थे कि वो किसान तो बेचारा वो पैदा करता है और उसको खाने के लिए ये बाजरा और ये क्या रहा जौ और ये मतलब मोटा अनाज मिलता है, वो गेहूं की रोटी भी नहीं ढंग से खा सकता। ये हालत थी किसान की, ढेकली से पानी करना। बाद में वो रेट हमने देखे चलते हुए, समझे कि नहीं, अदरवाइज कुछ नहीं था। अब देखिए उसके बाद नेहरू जी ने उसके बाद क्या किया, चाइना को करते करते वो तिब्बत पे उसने कब्जा कर लिया। अब तिब्बत पे कब्जा तो उसने कर लिया और लोगों को दलाई लामा समेत और जितने वो थे रिफ्यूजी वो सारे, आ जाओ आप हमारे मेहमान हो। आज धर्मशाला में पूरा हेडक्वार्टर बन गया। अब अनएम्प्लॉयमेंट और ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। आबादी सारी हमारी, ज़मीन चाइना के पास, तिब्बत सारा उसके पास। वो चौ एन लाई शुरू में प्राइम मिनिस्टर आए, चौ एन लाई चाइना के प्राइम मिनिस्टर। नेहरू जी ने नया भाखड़ा डैम बनाया था, बोले आओ भाखड़ा डैम दिखाता हूँ तुमको, ले गए भाखड़ा डैम दिखाने के लिए। चौ एन लाई ने देखा, कहने लगे भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया है, लेकिन एक ही सवाल किया उसने, व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इट्स सिक्योरिटी, इसकी सिक्योरिटी का क्या अरेंजमेंट है आपके पास। अगले बगले इधर उधर झांकने लगे नेहरू जी, कुछ नहीं था, ही कुछ नहीं, क्या जवाब देते। उसने कहा एक बम पड़ गया, सारा तुम्हारा दिल्ली, सारा हरियाणा तो था नहीं उस वक्त, पंजाब ही था, सारा पंजाब, सारा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा भाई। तब नेहरू को होश आया कि इसकी कोई सिक्योरिटी भी होती है, अगर बनाना हो कुछ और होता है, सारा दिमाग भी तो चाहिए। अब दिमाग तो था कि अपने कपड़े पेरिस में धुलवाने थे, वैजंती माला का डांस देखना था, यही थे नेहरू जी के कारनामे, तो यही थे, और तो कुछ था ही नहीं, ओपोजिशन में था ही नहीं कुछ नहीं। नेहरू जी थे, वोट बैंक बना हुआ था मुस्लिम का सारा ही,
हैं जी। और हिंदू कोई जयचंदों का ढेर था उस वक्त, समझे कि नहीं। हिंदू आबादी, कांग्रेस 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 बस, बाकी ओपोजिशन तो था ही नहीं उस वक्त। अब ये तो चावल लाई। अब फिर क्या हुआ, खुरुश्चेव साहब आए, उनको बड़ी शान से, रशिया के प्रेसिडेंट थे, उनको दिखाने के लिए, आओ भाई आओ आओ मेरा इंडिया देखो। उसे ले गए। उस वक्त तो कुछ बना ही नहीं था, जंगल बियाबान और खेत और ये और वो और खुला। सवेरे सवेरे जब ले गए प्रातःकाल में, तो देखा हुआ क्या वहाँ पे क्या है, बैठे हुए लोग बाग, बैठे हुए लोग बाग। उसने कहा ये किस लिए बैठे हुए हैं। अब नेहरू जी अगले बगले झाँक रहे हैं, फिर टॉयलेट के लिए बैठे हुए, टॉयलेट के लिए। उसने कहा अरे तुम तो टॉयलेट भी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, इतनी बुरी हालत। अरे इतनी बुरी हालत भाई साहब, टॉयलेट भी नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो माँ बहनों की इज्जत कहाँ भाई साहब रह जाएगी, जिनको बेचारियों को रात को या सवेरे जाना पड़ेगा तो वहाँ पे, और आपके पास पुलिस भी इतनी नहीं है, सिक्योरिटी का कोई अरेंजमेंट नहीं। अब आइए आगे देखिए क्या हुआ। 62 हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। तो चाइना ने 62 में सीधा अटैक कर दिया, पूरा ही अटैक कर दिया नॉर्थ ईस्ट में, असम की तरफ से, अरुणाचल की तरफ से, हैं जी, सारे पूरा अटैक कर दिया। अब उसके पास ऑटोमेटिक राइफल्स, ऑटोमेटिक गन्स, और आपके पास अंग्रेजों के टाइम की दी हुई लकड़ी की राइफलें। वहाँ से 100 गोली आ रही, यहाँ से 1 गोली जा रही। कोई मुकाबला था ही नहीं। मिलिट्री की तरफ ध्यान ही नहीं था, डिफेंस पे तो कुछ बजट था ही नहीं कि डिफेंस हमें क्या कर रही है, हम तो शांति प्रिय लोग हैं। अब शांति प्रिय तुम तो हो, दूसरे तो नहीं है भैया, दूसरे तो नहीं है भाई साहब। उसने अटैक कर दिया, ऑर्डर हुआ भाई सारे अपनी अपनी जो गाड़ियाँ शाड़ियाँ जलाओ, अपना सामान जलाओ, जगह खाली करो, नहीं तो मर जाओगे, अपनी जान बचानी है तो वापस आ जाओ। ये सेना को ऑर्डर मिले भाई साहब। पता नहीं कितने मारे गए, हमारे कोई हिसाब किताब है आज तक, हैं जी। वो अंग्रेज़ों ने तो फिर भी जब सेकंड वर्ल्ड वार में इन्होंने ओबलाइज करने के लिए अपने वो भेजे थे, तो उन्होंने तो जो शहीद हुए उनका तो इंडिया गेट में नाम लिखवा दिया। इससे तो वो भी, नेहरू से तो वो भी नहीं हुआ। 62 में पता नहीं कितने मारे गए, कितने फौजी हमारे हलाल हुए, कितने मारे गए, कोई हिसाब किताब नहीं। सारी ज़मीन जो थी नॉर्थ ईस्ट की, कितनी लाखों वर्ग किलोमीटर, कितनी ज़मीन सारी चाइना ने हड़प कर ली। अब हड़प कर ली तो वापस तो इसके बाप भी नहीं ले सकता। कमेंट क्या आया नेहरू का, जी वो तो बेकार की ज़मीन है, वो तो बंजर ज़मीन है, वो तो मतलब किसी काम की नहीं है। अरे ज़मीन तुमने खाली कर दी यार, अरबों करबों रुपए की ज़मीन, इतनी 1 इंच। अब बात करता है राहुल कि 1 इंच ले लिया उसने, आंख दिखा दी उसने, ये कर दिया वो कर दिया। अब तेरे जो नाना दादा जो भी था, वो नेहरू जी जो भी थे, उसने तो सारी ज़मीन ही दे दी नॉर्थ ईस्ट में। अब मणिपुर को रोता है तू, है मणिपुर में श्राद्ध तो अब चाइना ही करेगा ना, जब ज़मीन उसने ले ली, यहाँ तक नॉर्थ ईस्ट में घुस गया। तेरे से तो कुछ हुआ नहीं, पता नहीं कितने कत्ल हुए, कितने मणिपुर में क्या हुआ। अब मणिपुर को तुम रो रहे, ये तो हाल है भाई साहब। आगे देखो अब क्या हुआ है। कांग्रेस 65 की लड़ाई हुई, हम लाहौर तक पहुँच गए। लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, हम लाहौर तक पहुँच गए, लाहौर तक पहुँच चुके हैं। ताशकंद में पहुँचे, रशिया के प्रेशर में शास्त्री जी यही खां को सरेंडर कर दिया। कोई बात नहीं, लाहौर से वापस आ जाओ, वापस अमृतसर आ जाओ, वापस वाघा बॉर्डर आ जाओ, वापस आ जाओ। जीती जिताई, अरे चाइना ने जीती, उसने कुछ नहीं, 1 इंच वापस नहीं किया वो। और तुम लाहौर तक ज़मीन ले ली, अपने सारे फौजी मरवा दिए, किया कराया कुछ नहीं, हैं जी। ना पीओके वापस लिया, ना तुमने कश्मीर तुम ले सकते थे। उस वक्त कहते थे कि भाई हम यहाँ लाहौर, चलो लाहौर से वापस जाएंगे तो पीओके हमको दे दो, कश्मीर में हमारा कुछ कर दो, सेटलमेंट कर दो। ना 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 ना, कुछ नहीं। तो कांग्रेस जिम्मेवार हुई कि नहीं हुई, समझो कि नहीं। अब बढ़ती हुई महंगाई तो बढ़ेगी भाई, बेरोजगारी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम गिरेगी, मुफलिसी बढ़ेगी। अब उसके बाद फिर देखिए, इंदिरा गांधी 1971 में बांग्लादेश तोड़ती है, ठीक है, बहुत तारीफ हुई, बना दिया। 90,000 कैदी, जनरल नियाजी लेफ्टिनेंट जनरल सरेंडर कर दिया।